Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 26th of November 2023। तो संडे की स्पेशल एनालिसिस रहेगी आज की। कुछ अच्छे सेक्शंस आते हैं साइंस का, प्रोफाइल्स का और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। लेकिन उन पे मूव करने से पहले फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या खबर है। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट आज की न्यूज़ है वो है रेस्क्यू डेंजरस में टेक अ लॉन्ग टाइम एनडीएमए। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने बोला है कि जो मशीन में हमने कल भी बताया था स्नैग आ गया था, उसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही थी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वो जो है 48 घंटे में जो है आगे नहीं बढ़ पाई है। तो मैनुअल ड्रिलिंग जो है वो 10 मीटर के लिए जो है वो बेसिकली बात की गई है आगे। तो प्लाज्मा कटर जो है वो हैदराबाद से मंगाया गया है टू कट आउट स्टक ओवर। तो जो वो बेसिकली जो मेटेलिक वो अड़चन आ गई थी उसको काटने के लिए, हटाने के लिए जो है हैदराबाद से जो है वो मंगाई जा रही है प्लाज्मा कटर, ठीक है ना। तो उसके चलते भी मतलब जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी होल्ड पे है एक तरह से। राजस्थान में पोलिंग हुई है, 71.464% जो है टर्नआउट रहा है पोलिंग में, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज है। हाँ, ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट इनवाइट सिविल सोसाइटी लीडर्स फ्रॉम लेह एंड कार्लिक फॉर डायलॉग। तो लेह की जो अपेक्स बॉडी है कार्लिक डेमोक्रेटिक अलायंस, दे हैव चोजन 7 मेंबर्स ईच टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स। और वो बेसिकली उनकी डिमांड्स क्या है, तो एक तो वो स्टेटहुड मांग रहे हैं लद्दाख के लिए, 6 शेड्यूल में इंक्लूजन मांग रहे हैं, रिजर्वेशन मांग रहे हैं जॉब्स में, और रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं पार्लियामेंट में। तो ये सारी डिमांड जो है वो ये लेह की जो अपेक्स बॉडी है वो मांग रही है, ठीक है ना। रिजेक्शन बाय गवर्नर डज नॉट मीन डेथ ऑफ द बिल। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी उसमें बोला है कि अगर गवर्नर बिल को रिजेक्ट कर दे तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो बिल खत्म हो गया। इसका मतलब ये है वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाएगा, और अगर फिर से वो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको विद और विदाउट अमेंडमेंट अगर पास कर देती है, फिर से प्रेजेंट करती है गवर्नर के सामने, तो उनको असेंट देना ही पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, 27 पेज का जजमेंट था, उसमें क्लैरिफाई किया था कि जो रिजेक्शन है बिल का, वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल खत्म हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जजमेंट में बेसिकली एक्सप्लेन किया गया था जो सब्सटेंटिव पोर्शन था आर्टिकल 200 का कॉन्स्टिट्यूशन में उसको। तो इस बार के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा, आर्टिकल 200 आपको ध्यान रखना, उसके प्रोविजो भी, ठीक है ना। वो प्रोवाइड करता है बेसिकली गवर्नर के लिए 3 ऑप्शन, क्या क्या, कि जब कोई भी बिल गवर्नर को प्रेजेंट किया था तो या तो वो उसको कंसेंट दे सकता है, कंसेंट देने से वो लॉ बन जाएगा, या फिर वो विदहोल्ड कर सकता है अपनी कंसेंट को, या फिर वो रिजर्व कर सकता है बिल को कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। तो कंसेंट दे दी तो मतलब वो लॉ बन गया, अगर विदहोल्ड करता है तो मतलब वो रिवर्स बैक हो जाएगा लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए, और फिर जो अगर वो रिकंसिडर करके लेजिस्लेचर उसको देती है तो वो उसको असेंट देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो जो जजमेंट है इट होल्ड्स दैट फर्स्ट प्रोविजन डज नॉट ऑफर द गवर्नर ए फोर्थ कॉन्टिजेंसी। कोई और चौथी जो उन्होंने बात जो मतलब अन टाइम जो डिले कर देते हैं उसको एक अनएंडिंग टाइम के लिए डिले के लिए, वो कोई कंटिजेंसी प्रोवाइड नहीं करता है ये जो प्रोविजन है या ये जो आर्टिकल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसने बहुत अच्छा बोला है जजमेंट में, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि जो गवर्नर है एज द अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट वुड बी इन अ पोजीशन टू virtually veto the functioning of the legislative domain by a duly elected legislature by simply declaring that assent is withheld without any further recourse। बिना किसी फर्दर रिकोर्स के अगर आप विदहेल्ड कर ले रहे हैं एक तरह से जो असेंट को है, तो वो ये यहाँ पे है। और ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है इट वुड बी कॉन्ट्ररी टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ए पार्लियामेंट्री पैटर्न ऑफ गवर्नेंस। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो गवर्नर है इट इज अंडर आर्टिकल 168 ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रेजिम। उससे बंधा हुआ है, उसके बाहर वो काम नहीं करेगा, उसके डिस्क्रिप्शन और विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलेंगी चीजें, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। और चलिए सेक्शन बाकी तो हो ही गए, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। साइंस पे आते हैं। सबसे पहले अंटार्कटिका ओजोन होल जो है एक्सपेंड हुआ है मिड स्प्रिंग सिंस 2001। तो जो कोर है मतलब मिडल स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है अंटार्कटिका ओजोन की, अगर वो मिड स्प्रिंग देखें मतलब अक्टूबर में देखें तो एक्सपीरियंस 26% रिडक्शन देखने को मिला है सिंस 2004, कॉन्ट्रेरी टू द प्रीवियसली रिपोर्टेड रिकवरी ट्रेंड्स इन टोटल ओजोन। जो टोटल ओजोन में जो प्रीवियसली बोला था कि रिकवरी हो रही है, उसके कॉन्ट्रेरी जो है अगर आप स्प्रिंग में मिड स्प्रिंग मतलब अक्टूबर वाले मंथ में टाइम में देखेंगे तो वहां पे जो है 26% रिडक्शन देखने को मिलता है ओजोन की कंसंट्रेशन में, ठीक है ना, लेयर में। ओजोन रिडक्शन बेसिकली आपको इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल का याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है
वो डेजिग्नेट की गई थी। लिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इस प्रोटोकॉल में डेजिग्नेट किए गए थे दैट वर बैंड फ्रॉम फ्यूचर प्रोडक्शन इन 1987। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ सब्सटेंसेज को जो है बैन कर दिया था गया था, जिनसे जो है बेसिकली ओजोन डिप्लीशन हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन पिछले अगर 3 ईयर्स में देखें 2020 से 22 में, तो उनमें थोड़ा सा जो है रीइमर्जेंस देखने को मिला है फिर से। लार्ज एंड लॉन्ग लिव्ड ओजोन होल्स ओवर अंटार्कटिका इन मिड स्प्रिंग, अक्टूबर वाले मंथ में मिड स्प्रिंग में बड़े और थोड़े लॉन्ग लिव्ड ओजोन होल जो है वो देखने को मिले हैं पिछले 3 महीनों में, अगर हम बात करें, ठीक है ना, 3 सालों में, सॉरी। तो यही खबर है। बाकी यहाँ पे यह है कि ये जो रिडक्शन है इट इज पोटेंशियली ड्रिवन बाय dynamical changes in the mesosphere, the atmospheric layer above the stratosphere and the ozone layer। तो ये जो बेसिकली जो रिडक्शन हो रहा है वो ड्राइव किससे हो रहे हैं, वो जो डायनेमिकल चेंज देखने को मिल रहा है मीजोस्फेयर में उसमें, और जो ओजोन लेयर है उसमें। और जो फाइंडिंग्स है वो सजेस्ट करती है कि जो चेंजेस है सदर्न हेमिस्फेयर के एटमॉस्फेयर में, दीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ परसिस्टेंट एंटार्क्टिक ओजोन होल। और इसका मेन रीजन क्या है, जो सदर्न हेमिस्फेयर में एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहे हैं वो इसका मेन रीजन है, ठीक है ना। 8 months on a states wait for 3 HP टीबी प्रिवेंटिव ड्रग। तो यहाँ पे जो है जो सेंट्रल टीबी डिवीजन है उसने 3 HP ड्रग जो मतलब ये प्रिवेंटिव ड्रग जो पॉलिसी प्रपोज की थी, लेकिन उसमें अभी जो 3 HP ड्रग्स हैं वो जो है प्रोवाइड नहीं किए स्टेट्स को, और ये मार्च में रोल आउट की गई थी स्कीम। सिर्फ तमिलनाडु और केरल हैं जिन्होंने इनको 3 HP को यूज करना शुरू कर दिया है टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए अपने आप से, ठीक है ना, बाकी स्टेट्स को नहीं हुआ था। तो 3 HP टीबी प्रिवेंशन पहले तो है क्या, उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं वो सब यहाँ पे बताए हैं। तो जो 3 HP रेजिमेन है उसमें केवल 12 डोज दी जाएंगी, ठीक है ना। 1 डोज ए वीक फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक, एक मंथ में, एक वीक में एक डोज, यानी कि 12 हफ्तों तक जो है डोज दी जाएगी। और जो इससे पहले जो आइसोनियाजिड मोनोथेरेपी होती थी वो 6 महीने तक चलती थी और उसमें टोटल 180 डोज होती थी। इसके कॉन्ट्ररी अब देखेंगे आप कि केवल 12 डोज हैं और 3 महीने के लिए है। तो जाहिर सी बात है इससे आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है जो ट्रीटमेंट का वो है। एलिजिबिलिटी किस किस की है इसको देखिए। सबसे पहले तो जो भी हाउस होल्ड है जो कॉन्टेक्ट इममेटीरियल ऑफ एज आर एलिजिबल फॉर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। तो कोई भी है चाहे उसकी एज कुछ भी है वो उसके लिए एलिजिबल है। तो क्योंकि ट्रीटमेंट जो 3 HP का है वो केवल 12 डोज है, तो यानी कि कंप्लायंस जो बेटर होगी और साथ में साथ जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो लेस होंगे। तो पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो यूज हम शॉर्टर रेजिमेंट का करेंगे, पहले 6 मंथ का था उसमें भी 180 डोज थी, अब जो है सिर्फ 3 मंथ्स का और 12 डोज है। तो ये एसोसिएट किया जा रहा है एटलीस्ट 20% ग्रेटर ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा जो टीबी डिजीज है इट शुड बी रूल्ड आउट बिफोर स्टार्टिंग अ पर्सन ऑन प्रिवेंटिव थेरेपी, ठीक है ना। तो जब प्रिवेंटिव थेरेपी यूज शुरू करने से पहले ही टीबी डिजीज को जो मतलब रूल आउट करना पड़ेगा। चौथा, जो और कोई हेल्थ कंडीशन है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर सकती है, उसको जो है रूल आउट करना पड़ेगा जब 3 HP आप शुरू करेंगे। फिर लेस देन 20% जो टीबी इन्फेक्शन है वो बेसिकली हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट की वजह से आते हैं। बीइंग एक्सपोज टू द इंडेक्स केस, जाहिर सी बात है घर में कोई केस है तो उससे एक्सपोजर में कॉन्टेक्ट पर्सन तो जो घर वाले होंगे वो तो आएंगे आएंगे ही आएंगे। फिर सिक्स्थ जो है वो है कि टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी जो है इट कैन होल्ड द प्रोग्रेशन टू टीबी डिसीज वेरी इफेक्टिवली फॉर मेनी ईयर्स, काफी सालों के लिए जो है वो इफेक्टिवली जो है मतलब प्रिवेंशन किया जा सकता है। फिर इंडिया में अगर देखें तो ग्रेटर चांसेज है गेटिंग री इन्फेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग अ टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। जो टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी है उसके बाद री इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो री इन्फेक्शन है वो ज़्यादा एक तरह से मतलब प्रोटेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो और ज़्यादा रेजिस्टेंट फॉर्म में वो उभर के आता है, ठीक है ना। यही सारे हैं। बाकी जो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है जैसे कि 3 HP है, ये एक इम्पोर्टेंट एकम्पेनिमेंट रहने वाला है टू दिस स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट टीबी फ्री इंडिविजुअल्स एट रिस्क फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू डिजीज। कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं जो टीबी फ्री हैं वो डिजीज की तरफ ना बढ़े, जैसे हाउस होल्ड में रहते हैं उनमें कॉन्टेक्ट में, तो उसके लिए बेसिकली ये जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है 3 HP जैसा वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो एक और रिसर्च हुई है जिसमें बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होता है उसको एसोसिएट किया गया है इनकी रिस्क कैंसर रिस्क के साथ। तो जिनका बीएमआई हायर होता है दे आर मोर देन 10% मोर लाइकली टू डेवलप कैंसर, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर है, किडनी है, पैंक्रियाटिक है या ओवेरियन कैंसर है, उसमें उनको ज्यादा चांसेस है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव ए कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है उनको या नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज है या नहीं है, उससे रिगार्डिंग अगर हायर बीएमआई है तो वो ज्यादा चांसेस है उनको कि वो कैंसर जैसी बीमारी उनको जल्दी पकड़ सकती है, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना।
ब्रेन कैसे लर्न करना सीखता है, पढ़ने के लिए कैसे लर्न करता है वो बताया। तो रीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा है, आपको वन वर्ड वगैरह या जिनमें वोकेबुलरी आती है वहाँ पे यूज हो सकता है आपको एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स में भी। जैसे डिसलेक्सिया बताया यहाँ पे। डिसलेक्सिया क्या होता है? एक डिसऑर्डर जिसमें रीडिंग में डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो बेसिकली किससे एसोसिएटेड है? रिड्यूस्ड लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्टिविटी से एसोसिएटेड है ये। तो ब्रेन में जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्टिविटी है वो घट जाती है, उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। साथ में एफेजिया, एफेजिया एक ये भी एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। बेसिकली ये होता है ब्रेन डैमेज की वजह से, जैसे कि किसी स्ट्रोक के बाद कोई ब्रेन डैमेज हो उस टाइप के सिचुएशन में। और इसमें एफेजिया में क्या होता है बेसिकली? इट रिड्यूसेस द एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में और एक्सप्रेस करने की एबिलिटी जो है उसको रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ एक और तीसरा है एलेक्सिया। ये हमने एफेजिया बता लिया, फिर एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होता है? एन इनएबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिटन लैंग्वेज, कोई रिटन लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने की में जो इनएबिलिटी होती है उसको हम एलेक्सिया बोलते हैं। साथ ही साथ एग्राफिया। एग्राफिया क्या होती है? द इनएबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली, अच्छे से लिख पाने की जो इनएबिलिटी होती है उसको हम एग्राफिया बोलते हैं। तो ये चारों चीजें आप याद रखेंगे, डिसलेक्सिया, एफेजिया, एलेक्सिया और आपका एग्राफिया, ठीक है ना। तो यही इसमें बस यही जानने का था, और तो इसमें है नहीं। एफएक्यूज पे आते हैं। तो सबसे पहला है कि इज इंडिया लैगिंग इन मेजल्स वैक्सीनेशन? तो मेजल्स के वैक्सीनेशन में क्या इंडिया पीछे है? तो बेसिकली यहाँ पे जो केस ये था, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि लगभग ओवर 21,000 जो इंडियन चिल्ड्रन है 2022-23 में उनको जो है पहला जो मीजल शॉट था वो नहीं मिल पाया था। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि कैचअप बहुत अच्छा किया है, और कैचअप जो है ड्राइव है वो चल रही है स्टेट्स में, ठीक है ना। तो ये तो बेसिकली था। तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ने क्या स्टेट किया है और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर उसका क्या रिस्पॉन्स दिया? तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट देखें, क्योंकि ये जो सर्वे किया गया था ये बेसिकली 2022-23 वाले पीरियड में किया गया था। जनवरी 1 22 से दिसंबर 31 2022 के बीच में ये सर्वे किया था। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि उस टाइम पे हालांकि इन जो हेल्थ में जो मतलब स्टेट्स थी उनमें फर्स्ट डोज जो था वो मिस हो गया था, क्योंकि कोविड आपको सब पता है पैंडेमिक के टाइम पे काफी कुछ हुआ था उस टाइम पे। तो उसको उन्होंने झुटलाया, मतलब एक तरह से बताया। तो हेल्थ मिनिस्टर ने ये बोला है कि जस्ट ओवर 21,000 इंडियन चिल्ड्रन डिड नॉट गेट द शॉट एंड सेड द डब्ल्यूएचओ डाटा बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड नंबर के आधार पे डाटा बेस्ड है, और उसका पीरियड भी हमने बता ही दिया। टोटल अगर देखें तो आउट ऑफ 2,63,084,580 चिल्ड्रन जो है उनको जो है डोज अगर देखें तो उनमें से जो है 2,63,000 सॉरी 2,63,63,270 चिल्ड्रन को जो है डोज मिल चुका है आउट ऑफ 2,63,84,580। यानी कि केवल वही जो 21,000 के अराउंड आसपास जो चिल्ड्रन है उनको वो पहला डोज नहीं मिला था, वो भी फिजिकल ईयर 2022-23 के। उसके बाद जो है जो ये 31,310 चिल्ड्रन है उनको फर्स्ट डोज मिस हुआ, लेकिन इनिशिएटिव्स उसके बाद अंडरटेक किए गए जिससे जो है सेंटर ने कोऑर्डिनेशन किया स्टेट्स के साथ में और इंश्योर किया कि जो चिल्ड्रन सारे के सारे जो है उनको जो उन्होंने डोज मिस भी किया है वो उनको मिल सके। जो कैचअप वैक्सीनेशन थी वो एज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन जो थी वो बढ़ाई गई, क्या 15 मंथ से लेके 2 साल जो पहले थी वो 5 साल तक की बढ़ा दी गई। उनको फिर वो जो अनवैक्सीनेटेड या पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन थे उनको भी जो मिस डोज थी वो उनको प्रोवाइड की गई। मीजल्स है क्या बेसिकली? तो डेफिनेशन में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये कंटेगियस डिजीज है कोज्ड बाय अ वायरस विच स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस। तो बेसिकली एयर के थ्रू जो है फैलती है, और कंटेगियस से मतलब एक दूसरे से फैलने वाली है, एक होगी तो उसके कंटामिनेंट अगर मान लो स्नीज करेगा या कफ करेगा तो वो स्प्रेड कर सकता है, ठीक है ना। मीजल्स को प्रिवेंट करते हैं बेसिकली एक टीका है वैक्सीन एमएमआर, सबने सुना होगा हम यहाँ पे। ये एमएमआर टीका मीजल्स से तो बचाता ही है, साथ में और 2 बीमारी से बनाता है। तो मीजल्स के साथ साथ ये मम्प्स और रूबेला इसीलिए एमएमआर बना है, उनसे भी बचाता है। तो अगर 2 डोज दी जाएंगी एमएमआर वैक्सीन की तो अराउंड 97% इफेक्टिवनेस होती है मीजल्स को रोकने में, और अगर 1 डोज दी जाएगी तो सिंगल डोज भी 93% जो है वो इफेक्टिव होती है। तो ये इफेक्टिवनेस के बारे में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इम्पैक्ट क्या रहा है कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम में? तो कंट्रीज ये तो हमें पता है कि नो कंट्री exempt फ्रॉम मीजल्स एंड एरियाज विद लो इम्यूनाइजेशन एनकरेज द वायरस टू सर्कुलेट इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ आउटब्रेक्स एंड पुटिंग ऑल अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एट रिस्क। जितने भी अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन उनको रिस्क तो डाल ही देता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं कोई कंट्री उससे बचा हुआ है या किसी में नहीं फैला, ऐसा नहीं है। इंडिया में देखें तो महाराष्ट्र और केरल में जो है स्पाइक देखने को मिला इन केसेज ऑफ मीजल्स में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में ओवर 800 केसेज रिकॉर्ड देखने को मिले, और वहीं पे 10 डेथ्स भी जो है इसी डिजीज से लिंक थी। वहीं पे केरल के मलापुरम डिस्ट्रिक्ट में जो है 160 केस के अराउंड जो है मीजल्स के रिपोर्ट हुए थे। तो ये है, आगे देखते हैं।
सेकंड इज व्हाट फैक्टर्स लेड टू द टर्मोइल एट ओपन एआई। तो ओपन एआई के जो बेसिकली जो सीईओ थे, फाउंडर और सीईओ थे सैम अल्टमन, उनको जो है कंपनी ने जो बेसिकली ये कंपनी जो है ओपन एआई, वो चैट जीपीटी जिसका नाम हमने सबने सुना है वो चलाती है, उनको आउट कर दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फ्राइडे को नवंबर 17 को। लेकिन उसके बाद उनको रीइंस्टेट कर दिया गया ट्यूसडे को नवंबर 21 को। तो इसी के रिगार्डिंग ये सारा कुछ है। जो बेसिकली कोज था ट्रबल जो ये हुई है ओपन आई की एआई में, वो ट्रेस की जाती है कंट्राडिक्शन दैट एग्जिस्ट एट द हार्ट ऑफ द कंपनी। हार्ट ऑफ द कंपनी बेसिकली ये है, वहाँ पे दो लोग थे, क्योंकि जो ओपन एआई जब फाउंड किया गया था 2015 में, तो इसको एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था बाय ग्रुप, जिसमें कौन कौन थे, 30-year-old सैम ऑल्टमैन थे, एलन मस्क थे और इन्फोसिस भी थे अमंग अदर्स। ठीक है ना। और इनका विजन जो था वो ये था कि द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च मस्ट बी केप्ट ओपन, सेफ एंड अवेलेबल टू एवरीवन। इस एम के साथ जो है ये आई थी। लेकिन उसके बाद जो नॉट फॉर प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट वाला इसमें एक तरह से इनिशिएटिव इसमें आ गया। ठीक है ना। कि भाई उसको चलाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े लेवल पे आपको रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो उसके कॉस्ट रखनी पड़ेगी। तो फ्री से ये थोड़ा सा कॉस्ट वाला हो गया, उसकी वजह से यही ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली बोला, जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट वालों के बीच में जो एक तरह से जो इश्यूज है, कॉन्ट्राडिक्शन है, उसके चलते जो है ये यहाँ पे सारा टर्मोइल देखने को मिला है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म की बात भी की गई है। इट मे सीम लाइक अ प्लेस लेड सोनली बाय मनी एंड टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन वैली आल्सो हैज इट्स फिलॉसफीज, अ की वन बीइंग इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म। तो सिंपली पुट, अगर सिंपली बात करें तो इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म लुक करता है वेज इन विच एनी इंटरवेंशन मॉनेटरी और टेक्निकल कैन बी मोस्ट इफेक्टिव। मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस आप जो है ला सकते हैं, उसको जो है इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म के नाम से यहाँ पे फिलोसफी को बताया गया है। ठीक है ना। और बेसिकली जो प्रैक्टिशनर्स हैं इस फिलोसफी के, दे हैव एन ऑब्सेशन विद द पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एआई एंड रिड्यूसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। जो मतलब जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एआई के, उनको घटाने के, और जो उससे रिस्क है एसोसिएटेड उनको कम करने का जो बेसिकली ऑब्सेशन है, इसी को इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म बोला है। और जो इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म के प्रोपोनेंट्स हैं, उन्होंने ओपन एआई के बोर्ड पे जो है, दे सीम टू हैव बीन स्पूक्ड बाय द रैपिड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द कंपनी एंड फियर्ड दैट इट वाज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पर्पज, प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सेलरेशनिस्ट। बात वही है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट थी उससे हटके जो है अब ये एक तरह से कमर्शियलाइजेशन होने की कगार पे, रैपिड कमर्शियलाइजेशन हो रहा है कंपनी का, और जो बेसिकली जो मेन एम थे, जो ओरिजिनल पर्पस था, वो कहीं ना कहीं डेविएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे टसल था जिसके चलते सारा कुछ हुआ। वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन इजराइल हमास वार। तो इंडिया का स्टैंड यहाँ पे पूछा है कि क्या स्टैंड जो है इंडिया का जो इन इन कंपैरिजन टू वेस्ट एंड जो ग्लोबल साउथ है वो क्या है। फिर अभी अगर देखें तो क्या वो वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादा क्लोज आता दिखाई देता है देन ग्लोबल साउथ। तो और ये इंडिया के रिलेशंस कैसे जो है, जो वेस्ट एशिया के डिफरेंट पावर्स हैं उनके साथ कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, और इंडिया के रिलेशंस पे क्या हो सकता है, ईरान इजराइल के साथ जो है उनमें क्या फर्क पड़ सकता है। ठीक है ना। तो यही सारा बताया है कि जो गवर्नमेंट है उसने कंडेम किया था टेररिज्म को स्ट्रेंगेस्ट लैंग्वेज में एंड स्टूड विद इजराइल ओवर द अटैक। जो अक्टूबर 7 को अटैक हुआ था उसमें इसराइल के साथ दिखाया था। हालांकि इट हैजंट दस फार डेजिग्नेटेड हमास एज ए टेरर ग्रुप, अभी तक भी हमास को टेरर ग्रुप हमने डेजिग्नेट नहीं किया था। फिर गवर्नमेंट ने ये भी कॉल किया था इसराइल को फॉर रिस्ट्रेंट डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड कंडेम द डेथ ऑफ सिविलियंस एंड अलॉन्ग विद यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज इन बॉम्बार्डमेंट बट हैज नॉट सो फार कॉल्ड फॉर ए सीज फायर। इंडिया ने ये सब जरूर किया था, कंडेम मतलब रिस्ट्रेंट के लिए, डायलॉग के लिए, डिप्लोमेसी की बात जरूर की थी, जो सिविलियंस की डेथ है उसको भी कंडेम किया है, ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज के लिए भी बात की है, लेकिन जो सीज फायर है उसके लिए अभी तक कुछ नहीं किया था। फिर उसी टाइम पे अगर हम इंडिया का देखें तो जो हमारा व्यू है, सपोर्ट है टू स्टेट सॉल्यूशन का, उसको भी रीअफर्म किया है साथ साथ, जिसमें हम सोवरेन वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एग्जिस्टिंग इन पीस अलोंगसाइड इजराइल की बात करते हैं, और हमने जो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर उसको भी सपोर्ट किया है ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल एंड हैज सेंट 70 tons of humanitarian assistance including 16.5 tons of medicines and medical supply। ये भी देखिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी हमने वहाँ पे भेजा है वाया इजिप्ट, जो हमने गाजा में भेजा था पिछले महीने, उसमें इंडिया का भी पार्ट था। ठीक है ना। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने स्किप किया था ब्रिक्स प्लस समिट को, जो कि ऑल अदर लीडर जो 11 नेशन ग्रुपिंग है उन्होंने अटेंड की थी, और इंडिकेट ये करता है, मतलब इससे इंडिकेट ये होता है कि डिस्कम्फर्ट है विद द टफ लाइन टेकन बाय साउथ अफ्रीका दैट हैज आस्क्ड फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट इजराइल फॉर एलीड वार क्राइम्स इन गाजा। इससे थोड़ा सा हमें डिस्कम्फर्ट को इंडिकेट करता है। लेकिन मील वाई ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया ने वोटिंग थी अक्टूबर 26 को, उससे हम एब्सटेंस रहे थे, और जिसमें बेसिकली इजराइल को सीज फायर के लिए कॉल किया गया था। लेकिन साथ ही साथ जो
बाकी के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो फोर्थ कमेटी के थे उन पे हमने फेवर में वोट किया है, जबकि नवंबर 9 को चाहे देखें जो हम अगेंस्ट द इजराइल सेटलर पॉलिसीज इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी इंक्लूडिंग द वेस्ट बैंक एंड सीरियन गोलन, तो उसके फेवर में वोट किया। तो मिक्स्ड था यहाँ पे, मतलब स्टैंड दिखाई देता है। तो ओथर ने फिर यही पूछा कि या वेस्ट के क्लोज है या ग्लोबल साउथ के क्लोज है, तो उस पे ये है कि भाई दोनों को ही बैलेंस करके चल रहा है। तो हाउ विल दिस इम्पैक्ट टाइज इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में टाइज पे कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो रिलेशनशिप है इसराइल के साथ इट हैव बीन इंक्रीजिंगली डीहाइफनेटेड फ्रॉम इट्स टाइज विद द पैलेस्टीन। Many experts have suggested that any change in its stance favoring Israel over all other ties with the Gulf and Arab world will be watched closely, कि ये चीजें ध्यान से देखी जा रही हैं और आगे भी देखी जाएंगी कि जो उसका स्टैंड है पैलेस्टीन वाले पॉइंट पे अब क्या चेंज हो जाएगा, क्या फेवरिंग जाएगा इसराइल के, तो गल्फ वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड जो है वो दोनों ही चीज को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। जो इंडिया की टाइन है ईरान के साथ है, इसराइल के चीफ एनिमी जो बेसिकली है उसके साथ हैं, वो भी स्ट्रेंथन हुई है बाय इनिशिएटिव्स लाइक द चबाहर पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है टू सेंट्रल एशिया और रशिया, and could also be affected if it seems that Modi government is choosing one side more clearly than the other। एक साइड को ज्यादा फेवर करेगी दूसरी साइड से, तो वो चीजें भी जो है मतलब अफेक्ट होंगी, कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो अफेक्ट होंगे। तो ये है हमें मतलब ध्यान से रखना पड़ेगा, कोशिश रह के एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोफाइल सेक्शन में। आज सबसे पहले तो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं वो आए हैं, जेवियर मिली, हमने कल बताया था ये इलेक्ट हो गए, इनको जो मतलब इनको बहुत इन्होंने बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से एक तरह से इलेक्शन जीता है। जो फार राइट लिबर्टेरियन इकोनॉमिस्ट हैं ये, ही वांट्स टू रिकॉन्फिगर द गवर्नमेंट्स रोल स्लैश पब्लिक स्पेंडिंग एंड डॉलराइज द इकोनॉमी इन रिस्पॉन्स टू अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन अर्जेंटीना। हमने बात यही की थी कि जो रोल रहने वाला है उनको, जो इकोनॉमिक क्राइसिस अर्जेंटीना फेस कर रहा है उसमें उनका रहने वाला है कि वो क्या देखेंगे। तो ड्यूरिंग हिज करियर एज अ टीवी पंडित जेवियर मिली हैड डायग्नोज्ड द सेंटर लेफ्ट पर्सनिस्ट model and excessive government spending as Argentina's malady and prescribed an immediate halt to taxes and subsidy। और उन्होंने इसका मेलेडी का इलाज भी बताया था कि आप टैक्सेज और सब्सिडी पे इमीडिएट होल्ड लाइए, तब जो है कुछ सुधार हो सकता है। और वो बेसिकली बिलीव करते हैं क्लाइमेट चेंज इज अ लाई ऑफ सोशलिज्म, वो क्लाइमेट चेंज को बोलते हैं कि ये सोशलिज्म का लाई है। कोविड-19 वैक्सीन आर ए होएक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन साइंटिफिक रिसर्च मस्ट बी कर्ब, उनको कर्ब किया जाना चाहिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो भी अब रिसर्च के नाम पे, साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे कर रहे हैं। वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन को होएक्स बताया था उन्होंने और क्लाइमेट चेंज को सोशलिज्म का लाई बताया था। तो वंस इलेक्टेड टू पावर ही प्रॉमिस्ड टू निप ब्यूरोक्रेसी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज फ्रॉम 18 टू 8। मिनिस्ट्रीज को कम किया जाएगा, गवर्नमेंट को कम किया जाएगा, गवर्नेंस को ज्यादा किया जाएगा। एक तरह से बेसिकली ये इनका मंत्र, इन्होंने ये मतलब ये इनका मोटो रहने वाला है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है जो आज प्रोफाइल में दीज गीट वाइल्डर्स, तो जो गीट वाइल्डर्स बेसिकली फार राइट पॉलिटिशियन है, नोन एज डच डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं इनको, और इन्होंने जो पार्टी फॉर फ्रीडम है इनकी, उनको विक्ट्री के लिए लेके गए थे जनरल इलेक्शन जो कि हुए हैं नीदरलैंड में नवंबर 22 में। तो बेसिकली नीदरलैंड में जो है एक हाईली फ्रेगमेंटेड और मल्टी पार्टी सिस्टम है जहाँ पे सिंगल पार्टी जो है कभी क्लियर मेजोरिटी नहीं आती। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिले हैं 37 सीट, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हैं वो 25 सीट मिली हैं, फिर उसके बाद 24 सीट मिले हैं और फिर उसके बाद 20 सीट मिली है पार्टी को। तो ये मल्टी पार्टी वहाँ पे सिस्टम है, फ्रेगमेंटेड है। देखते हैं कौन गवर्नमेंट बनाता है कौन नहीं। हाईएस्ट मेजोरिटी पार्टी इनकी रही है, हालांकि अब तक यही रहा है कि मेजोरिटी पार्टी ही जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे नहीं, ये देखने की बात रहेगी। ठीक है ना, बेसिकली इनकी प्रोफाइल की बात करें तो हैवीली प्रो इजराइल है और एडवोकेट करते हैं शिफ्टिंग द डच एम्बेसी टू जेरूसलेम एंड क्लोजिंग इट्स डिप्लोमेटिक पोस्ट इन रामल्ला। तो जेरूसलेम में शिफ्ट करने के लिए इन्होंने एडवोकेट किया था। और जो इनके एक्सट्रीम व्यूज हैं एक्सटेंड टू यूरोसेप्टिसिज्म की भी बात करते हैं, वो नीदरलैंड को आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन लाना चाहते हैं। उनके प्लान में ये और नेक्सिट नीदरलैंड एग्जिट जो रेफरेंडम है वो भी उनके प्लान का हिस्सा है। रिस्टोर करना चाहते हैं डच का बॉर्डर कंट्रोल को, डिपोर्ट करना चाहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को, और वर्क परमिट्स फॉर इंट्रा यूरोपियन यूनियन वर्कर्स की बात करते हैं। और नीदरलैंड फर्स्ट वाली फॉरेन पॉलिसी इनका जो है मेन वो है। तो ये सारे इनके प्रोफाइल से जुड़े हुए और इनका जो व्यू पॉइंट है उससे जुड़े हुए चीजें हैं। साथ ही साथ ही ऑल्सो वांट्स टू स्टॉप सेंडिंग आर्म्स टू यूक्रेन, यूक्रेन में जो आर्म्स सेंड किए जा रहे हैं वो भी उस पे भी ये उसके अगेंस्ट थे। ऑल ऑफ विच मेक द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिस्टर वाइल्डर्स बिकमिंग द नेक्स्ट डच पीएम अ वरीसम वन फॉर द यूरोपियन यूनियन। और अगर वो नेक्स्ट पीएम बन जाते हैं नीदरलैंड के, तो जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन के लिए वरीसम वाली चीज है, क्योंकि सारी चीजें यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट जा रही हैं। यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना चाहते हैं, जो यूक्रेन को वॉर आर्म सप्लाई करे जा रहे हैं उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को वो डिपोर्ट करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें डच आप कहीं ना कहीं देखेंगे यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट है। कोलिशन बिल्डिंग की बात करें तो बिल्कुल बनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन
not merely a part of the ruling coalition. This won't be easy given his politics, but not impossible. हालांकि ये impossible नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। अभी हालांकि मेजोरिटी नहीं है, लेकिन कोलिशन में बन सकती है। इन द रन अप टू द जनरल इलेक्शन ही बैक डाउन अ लिटिल ऑन हिज एंटी इस्लाम स्टैंस, ये भी उसका हिस्सा है। और रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट मिस्टर वाइल्डर्स बिकम पीएम, ही विल रिमेन अ पावर सेंटर इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट। अगली गवर्नमेंट जो भी आने वाली है उसमें पावर सेंटर जरूर रहेंगे, चाहे वो पीएम बने या ना बने, ठीक है ना, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी उन्हीं की है। अभी देखो तो आप आउटस्पोकन पार्लियामेंटेरियन, तो ये महुआ मोइत्रा जी की बात चल रही है। इनको आपको पता है एथिक्स कमेटी ने इनके अगेंस्ट चार्ज लगाया। हालांकि वो जो है वो अभी विंटर सेशन में जो है पता चलेगा कि टेकन अप होगा मैटर वहां पे, ठीक है ना, तो उस पे पता चलेगा कि क्या वो जो उनका फ्यूचर है वो वहीं पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे बैलेंस कर पाएंगे अपने पर्सनल एम्बिशंस को और जो ग्रेइंग स्टेचर है जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है तृणमूल कांग्रेस की, उसके बीच में, ठीक है ना। उनके बारे में अगर आप जानेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एज अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन her interventions in the Lok Sabha have been well researched, to the point and laced with scathing criticism of the ruling dispensation। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी के उस पे चल रही हैं जिसमें वो मतलब तृणमूल कांग्रेस के ही उस पे भरोसे पे चल रही हैं, उनका खुद का भी वो है। मिस मोइत्रा इज ऑल्सो नॉट ए क्विंटेसेंशियल तृणमूल पॉलिटिशियन हु बिगिंस एवरी स्टेटमेंट एंड स्पीच बाय एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द पार्टी चेयरपर्सन, ऐसा कुछ नहीं है। She has largely kept herself away from the factionalism of the party as far as affairs of her Lok Sabha constituency is concerned। तो अपने आप को फैक्शनलिज्म से थोड़ा दूर किया हुआ है उन्होंने, ऐसा नहीं है कुछ पे। और in the face of the relentless criticism by the BJP leadership in the allegations of cash for query that was looked into by the ethics committee, she has remained unapologetic and defiant, not budging an inch from the stand she has taken। अपने स्टैंड से बिल्कुल भी एक इंच भी नहीं हटी हैं, ना उन्होंने अपोलॉजी दी है, ना और वो डिफाइंड भी रही है पूरे उसमें, ठीक है ना, अपने स्टैंड से बिल्कुल भी नहीं हटी हैं। और शी हैज लेस्ड आउट एट अटेम्प्ट्स टू टार्निश हर रेपुटेशन बाय टारगेटिंग हर पर्सनल लाइफ। ये बोला उन्होंने कि उनकी रेपुटेशन को, उनकी पर्सनल लाइफ को टारगेट किया जा रहा है, पर्सनल लाइफ के थ्रू जो है उनकी इमेज को टारनिश करने की कोशिश की जा रही है। लीकिंग हर फोटोग्राफ्स इन द पब्लिक डोमेन, उनके पब्लिक डोमेन में उनके पर्सनल फोटोग्राफ्स को लीक किया जा रहा है, ठीक है ना, तो ये स्टैंड उनका है, तो इसलिए आज प्रोफाइल सेक्शन में इनको जगह मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस सेक्शन में भी एक खबर है। सेबी ने अप्रूव किया है रूल्स फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर्स। तो जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, इट इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर्स विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को फोस्टर करने के लिए जो है ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। और सेबी ने ये जो अमेंड किए हैं रूल्स को टू एनकरेज स्मॉल एंड मीडियम REITs with an asset value of at least 50 crore rupees and to strengthen investor protection in AIFs। तो जो नए मार्केट नॉर्म्स हैं उनमें बेसिकली क्या है उनकी बात देख लेते हैं। तो सेबी ने नोट दिया है टू न्यू रेगुलेशंस दैट एम टू ईज फंड रेजिंग एंड इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडेक्सेस। तो बेसिकली क्या है, जो फंड रेजिंग है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडेक्स का, उसको उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए जो है नए रेगुलेशंस लाए गए हैं। और ये नए रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडेक्स प्रोवाइडर्स विच लाइसेंस सिग्निफिकेंट इंडिसेज। तो एक उनको रजिस्ट्रेशन मतलब कराना पड़ेगा इंडेक्स प्रोवाइडर्स को। साथ ही साथ सेबी ने ये भी स्टुपुलेट किया कि एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन AIF बियॉन्ड सितंबर 2024 वुड बी हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर AIFs करते हैं जो, ठीक है ना, तो उनको AIFs मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं, ठीक है ना, वो अगर करते हैं तो उनको वो किस फॉर्म में करना पड़ेगा, डीमैट फॉर्म में ही उनको करना पड़ेगा, कैश वैश किया उसमें फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मार्केट रेगुलेटर ऑल्सो अप्रूव्स फ्लेक्सिबल सोशल स्टॉक एक्सचेंज रूल्स टू प्रोवाइड एन इम्पेटस टू फंड रेजिंग बाय NPOs। ये सारे प्रोविजंस बेसिकली अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, मार्केट में जो भी स्टॉक्स हैं या जो शेयर मार्केट है उन सब में इनको इम्प्रूव करने के लिए ये किए गए हैं, ठीक है ना, तो एक नजर इन पर मार लीजिएगा। आगे देखते हैं, इंडिया ने जो है फेज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ब्लेंडिंग को जो है अनाउंस किया गया है। जो मैंडेटरी फेज इंट्रोडक्शन था ये स्टार्ट होगा 1% फॉर यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड हाउस होल्ड फ्रॉम अप्रैल 2025 के साथ शुरू होगा। और जो शेयर है मैंडेटरी ब्लेंडिंग का ये बढ़ा दिया जाएगा बाय 5% बाय 2028 बायोगैस में, ठीक है ना। तो फेज इंट्रोडक्शन जो है स्टार्ट होगा 1% के साथ ऑटोमोबाइल्स में और हाउस होल्ड में फ्रॉम अप्रैल 2025। बायोगैस ब्लेंडिंग की बेसिकली बात हो रही है। फिर गवर्नमेंट का ये भी एम है कि एक 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में जो है एयरक्राफ्ट टर्बाइन में फ्यूल जो है वो 2027 से जो बेसिकली 1% उसमें भी ब्लेंडिंग की जाए। 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात हुई है ये, ठीक है ना, जो एयर एविएशन का फ्यूल है उसमें 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की जो है ब्लेंडिंग की जाएगी और उसको बढ़ाकर डबल कर दिया 2% तक। कब तक, 2028 तक। तो ये भी मतलब ग्रीन वाले फील्ड में दोनों ही अगर देखें आप तो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की दोनों ही ये की जा रही है कोशिश, ठीक है ना।
तो यही है, होप आपको ये समझ आया होगा। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़े, ज़्यादा लोगों तक ये यूज़फुल जानकारी पहुँच सके। सो थैंक यू।